Hello students. So as you know your board exams are round the corner. Next week से आपके बोर्ड एग्जाम हैं और इस वक्त बहुत जरूरत है स्टूडेंट्स को ये जानने की लास्ट मोमेंट टिप्स क्या हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल आप पूरी बुक इस वक्त नहीं पढ़ पाएंगे। तो फोकस रहेगा फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड टॉपिक्स पर। हमारे साथ चैनल पर हैं ध्रुव सर, जो बहुत ही एक्सपर्ट हैं फिजिक्स के, and he is very well known for his Dhruv classes in Delhi NCR. So welcome to Education View 360, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. I just wanted to request you to share strategies with our children, sir, because इस वक्त strategic study सबसे ज्यादा important है। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने मैम। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, हमारा पेपर बिल्कुल नजदीक आ चुका है और इस साल हमें बहुत एक लंबा टाइम मिला पढ़ाई करने के लिए। स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सो डोंट बी पैनिक। बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज पेन पेपर लेके आप बैठ जाना बेटे, और जो जो बातें मैं आपसे बोलूँ छोटे छोटे में उसको लिखते रहना, है ना। तो चलो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। कैसे आज हम आपको समझाते हैं वो देखिए आप। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले चैप्टर से। जैसा आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो दिख रहा है, दीज आर द प्रिस्क्राइब्ड टॉपिक्स। ये स्पेसिफाइड टॉपिक्स हैं बच्चे, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। इसमें मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं वो ये है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स से कुल मिलाकर जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो अप्रोक्सीमेटली 17 मार्क्स के पूछे जाने हैं। आप सोचो, टोटल 35 मार्क्स का तो हमारा पेपर है बच्चे, और उसमें से 17 मार्क्स 49% के अप्रोक्स बनता है ना। तो इस पे अगर आप फोकस करते हो शुरुआत में, ये छोटा चैप्टर है, बहुत आसानी से कवर हो जाएगा बच्चे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं आप लोगों ने जरूर देखा होगा, आपने ये जरूर देखा होगा, इस तरह की कुछ वेव्स, है ना। ये वेव्स आपने देखा होगा जिसमें आपने बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। और कैसे होती हैं परपेंडिकुलर बेटे? E perpendicular to B, E perpendicular to the DOP. DOP means what? Direction of propagation. तो ये एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी पार्ट बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स से मैं वादा करता हूं, आप देखिएगा जिस दिन पेपर आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो उसका ट्रांसवर्स नेचर, कि उसके पास कितनी एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी को आपको पता है ना, नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मींस एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो वो जो है बच्चे, उस पर आपको काम करना होगा कि उसका इंटेंसिटी कितना होता है, मोमेंटम कितना होता है। ये फॉर्मूले बिल्कुल आपके जुबान पे होने चाहिए, जिसको आप बोलते हैं टिप्स पे होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको जब ये आए और आप लगे वहां डेरिवेशन करने। मैंने अक्सर देखा है बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो वो सोचते हैं कोई बात नहीं डेराइव कर लेंगे। सो बाय टू वेट, जब वो आना ही आना है तो डेरिवेशन के पीछे नहीं जाना। नेक्स्ट आते हैं बच्चे हम लोग, इसके आगे देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये आपके एनसीईआरटी में हो या फिर आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो करते हो, सभी में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स, गामा वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, सभी तरह की जो भी वेव्स हैं, माइक्रोवेव, गामा वेव्स, सारी वेव्स का एक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है ना। स्पेक्ट्रम इन द सेंस कि उनका फ्रीक्वेंसी का रेंज दिया हुआ है, उनका वेवलेंथ का रेंज दिया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि वहां पेपर में मान लीजिए लिख के दे दिया कि 10⁻⁻² मीटर या 10⁻², हर्ट्ज, मीटर दे दिया या हर्ट्ज दे दिया, आपसे बोला कि ये किस फ्रीक्वेंसी रेंज से या किस साउंड, किस वेव से एसोसिएटेड है। वैसे केस में आप क्या बताएंगे? अगर आपको याद नहीं होगा तो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन
छूट जाएगा, है ना। तो स्पेक्ट्रम पे बिल्कुल ध्यान देंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटे, उनके यूजेस क्या है। अगर आप गामा रेज की बात करें, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। कौन सी रेज है जो रेडियो वेव्स है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसमें कौन सी वेव का यूज हो रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पे ये वेव काम करती है। सो मोस्ट प्रोबेबल आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं, गारंटीड है 1 क्वेश्चन यहां से आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा सेक्शन था किसका, ईएम वेव का। क्लियर बच्चे, जो कि छोटा चैप्टर है, तो जरूर छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे ना तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 1 से भी कम मिनट के टाइम में आप देख के उसको आगे बढ़ जाओगे। और हाँ, न्यूमेरिकल आता है तो आप समझदार है, न्यूमेरिकल से अटेंड करना है। ठीक है बच्चों, फिर अब हम चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ, जो है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स का पहला हिस्सा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे होंगे हम रे ऑप्टिक्स पर हैं, ठीक है ना। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को मिला के बेटा ऑप्टिक्स बनता है। ऑप्टिक्स मींस स्टडी ऑफ लाइट, बिहेवियर ऑफ लाइट, फिनोमिना व्हिच लाइट शोज। और टोटल 5 फिनोमिना है बेटे, जिसमें आप बात करते हो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ये दोनों आपने 10th क्लास में पढ़ा था, खूब अच्छे से डिटेल में पढ़ा था ना। तो ये हो गए इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बड़ी अच्छी बात है, इस बार पोलराइजेशन सिलेबस में है ना। तो पोलराइजेशन की बातें नहीं करेंगे आपको बात करना है बाकी 4 की। तो ध्यान से देखना बेटे कि यहाँ इंपॉर्टेंट क्या क्या है, और उसमें भी रिफ्लेक्शन भी रिमूव्ड है। आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन इज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। सो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये प्रभु ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो गारंटीड है, आना ही आना है पेपर में, इससे बचा नहीं जा सकता, है ना। और वो भी मैक्सिमम मार्क्स में। ये पीछे भी आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखोगे, एक ऐसा सिंगल ईयर नहीं गया होगा बच्चे जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पूछा गया हो। तो आपको करना क्या है, देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की पहली तो वर्किंग है ना, और रे डायग्राम, दूसरा उसका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये 3 हिस्से में इसको करते हैं हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को, जिसमें कि हमारे पास क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है। ठीक है बच्चे, तो उसमें सबसे पहले आपको लिखना है वर्किंग विद रे डायग्राम। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक साथ जाएंगे बच्चे, है ना। लास्ट में आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जरूर लिखना है, डेरिवेशन के थ्रू लिखना है, कंप्लीटली लिखना है। यहाँ आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत थॉरली एक्सप्लेन करना है। तो ये आप देखो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ही मैंने शुरू कर दिया है। माइक्रोस्कोप जग्गा जासूस वाला सिंपल माइक्रोस्कोप, बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं, ये जो आपका एक लेंस है, लेंस का नाम पता होगा, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। और इन्हीं लेंसेज को मिला के बेटा क्या बनाया जाता है, टेलीस्कोप बनाया जाता है, या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो बायो वाले बच्चे अपने लेबोरेटरी में यूज करते हैं। ठीक है, तो उस पर बहुत डिटेल में आप पढ़िए। कोई दिक्कत होती है आप मैम से रिक्वेस्ट करिए, हम लाइव आके उसको पढ़ के लेते हैं, आपको कोई दिक्कत है तो। लेकिन आपको करते रहना है ये काम, है ना। ये हो गया इधर वाला, ये हिस्सा गारंटीड है, मेरी तरफ से गारंटीड है। जिस दिन एग्जाम का पेपर आएगा उस दिन आके मेरे से बात करना कि सर आपने कहा था गारंटीड है, और आया भी था। ना वाला कोई हिस्सा नहीं है इसमें, है ना। तो आगे बढ़ता हूं बेटे। नेक्स्ट देखो, रे ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन, जैसा आपको बताया इसमें मेन हिस्सा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा मजेदार पोर्शन जिसमें आपके पास अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय स्नेल्स लॉ के। स्नेल्स लॉ इस पूरे चैप्टर को गवर्न कर रहा है, केवल और केवल स्नेल्स लॉ। तो बच्चे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेटा जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है उसका एप्लीकेशन, और वो क्या है, TIR। TIR यानी कि टोटल इंटरवल रिफ्लेक्शन। इसमें आपको याद रखना है कि इसकी कंडीशंस क्या है और ये होता क्या है, ठीक है, और कहां कहां यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन में इसका सबसे ज्यादा एग्जांपल है, कम्युनिकेशन में हम इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं बेटा। ठीक है, तो वो याद रखना है आपको। जैसे कंडीशन इसकी आपको याद होगी
कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर जानी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन ये है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो वो आपको पता होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। टीआईआर आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएंगे और टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी पढ़ के जाएंगे, है ना। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जिसको हम लोग एक राइट एंगल आइसोसेलेस आर आर 90 राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है बेटे, उसको हम लोग टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बोलते हैं और आपको पता होना चाहिए ये सॉलिड होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आप देखो यहां दिख रहा होगा ऑप्टिकल फाइबर्स, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस लाइट, जिसको लेंसेस बोलते हैं। लेंस हमारे पास दो तरह का है बच्चे, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, और ये जो लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, जो आपको याद होगा पहला ये रेयरर टू डेंसर, जब आप लाइट यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ होता है ये इधर और यहाँ पर कहीं इमेज बनती है, तो रेयरर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयरर, है ना। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, ये दोनों मिलके बनाते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब कितने लोग हैं जिनको लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं याद है? मैं मानता हूं ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जिसको लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं याद होगा, और अगर नहीं याद है तो उसको अच्छे से आप डिराइव करो, अच्छे से उस पर काम करो, उसके आगे बढ़िए। तो लेंस मेकर फॉर्मूला की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल अगर कोई लेंस को आप वर्टिकली बाइसेक्शन करते हो तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या चेंज आएगा, उसका हॉरिजॉन्टल बाइसेक्शन करते हैं तब उसके फोकल लेंथ पे क्या चेंज आएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर लेंस को आप किसी ऐसे मीडियम पे ले जाकर रखते हो बेटा जिसकी डेंसिटी लेंस की डेंसिटी से या तो कम है या बराबर है या ज्यादा है, तो वो तीनों ही केस याद रखना है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने किसी भी लेंस को ऐसे मीडियम में रख दिया, पानी में या किसी ऐसे मीडियम में जहां इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, अगर n1 बड़ा है n2 से, तो जो लेंस है वो अपने ही नेचर को परस्यू करेगा। कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग रहेगा, डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग रहेगा। और अगर n1 n2 के बराबर हो गया तो लेंस डिसअपीयर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि लेंस पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर लेंस आपने रखा था। ठीक है। दूसरा, अगर n2 बड़ा हो गया n1 से, यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब है कि लेंस का नेचर बदल जाएगा। लाइक अगर कन्वर्जिंग है, फोकसिंग लेंस है, तो वो डाइवर्जिंग जैसा बिहेव करने लगेगा। इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जरूर जाइएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, पावर ऑफ लेंस 10th क्लास से आपको पता है यूनिट इसकी डायोप्टर होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का पावर जरूर पढ़ के जाइएगा। आपकी बुक में लिखा हुआ, जिन भी टीचर ने, रिस्पेक्टेड टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, उन्होंने जरूर ये आपको पढ़ाया होगा कि व्हेन टू थिन लेंसेज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर देन पावर्स गेट एडेड। और अगर थोड़ी दूर दूर रखे होंगे तो P1 प्लस P2 माइनस dP1P, माइनस वाला फैक्टर याद रखिएगा, है ना। तो मैग्निफिकेशन आपको पता है, m इक्वल टू v अपॉन u। लेंस फॉर्मूला आपको पता है, लेंस मेकर फॉर्मूला पता है, थिन लेंस फॉर्मूला पता है। थिन लेंस फॉर्मूला वही बच्चे जो 10th में पढ़ा था आपने, है ना। यहाँ पे बस उसका रीयूज हो रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज जो मैं बता रहा था कि अगर दो लेंसेज को कांटेक्ट में हम रख दें तो क्या होगा, उनकी पावर ऐड हो जाएगी। फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा ये 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इस तरह से। मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटे, m1 m2 m3 एंड सो ऑन। मतलब कि सिंपल मैग्निफिकेशन जो होता है वो प्रोडक्ट होता चला जाता है। क्लियर है? तो ये बातें जो हुई, अभी तक हम लेंस के बारे में बात कर रहे थे। अब यहां आता है बेटा प्रिज्म। प्रिज्म आप लोगों ने पढ़ रखा है, प्रिज्म को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे इसमें एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सिव पावर, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जहां बच्चा कंफ्यूज रहता है। इसलिए ये प्रिज्म में जो मैंने आपको बताया डिस्पर्सिव पावर,
एंगुलर डिस्पर्सन उस पर भी फोकस करिएगा, साथ में थिन प्रिज्म के बारे में भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया रे ऑप्टिक्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेता हूं, चैप्टर हमारा जो है वो क्या है बेटे, वेव ऑप्टिक्स। इस बार वेव ऑप्टिक्स को बहुत छोटा कर दिया है, आपको पता है, पोलराइजेशन पूरा रिमूव है सिलेबस में। वेव ऑप्टिक्स, वेव नेचर ऑफ लाइट, जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी वेव थ्योरीज आई, जैसे न्यूटन की आई, मैक्सवेल की आई, आइगन्स की आई, मैक्स प्लैंक की आई। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इस चैप्टर के लिए, वो है आइगन्स प्रिंसिपल, है ना। तो आइगन्स प्रिंसिपल को आप अच्छे से पढ़ेंगे। उनकी पहले तो थ्योरी पढ़ेंगे आप, आइगन प्रिंसिपल होता क्या है वो पढ़ेंगे, है ना, जिसमें आप पढ़ेंगे कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट बिहेव्स लाइक अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस, है ना, जो आगे चल के नई वेवलेट बनाने में मदद करता है, वेवफ्रंट बनाने में। क्लियर है? तो आइगन वेव थ्योरी जरूर आप पढ़ेंगे, और आइगन वेव के 3 एजम्पशन है, आइगन्स थ्योरी के 3 एजम्पशन है। वो तीनों एजम्पशन आपको बिल्कुल टिप पे याद होना चाहिए। बोर्ड में रेगुलर इंटरवल पर वो पूछा गया है, कॉन्टिन्यूस नहीं कहूंगा, बट रेगुलर इंटरवल पे पूछा गया है। तो क्या आप ऐसा रिस्क ले सकते हैं? मैं तो नहीं ले सकता, और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं कर सकता ऐसा रिस्क लेने का, है ना। तो वेव फ्रंट एंड आइगन्स प्रिंसिपल ये जरूर करेंगे। इसके बाद आइगन्स वेव थ्योरी की हेल्प से आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों प्रूफ करके ही जाना है, कोई चांस नहीं है, मेरी तरफ से गारंटी। मैं आपको 35 मार्क्स का पेपर बताने नहीं आया हूं, मैं आपको बताऊंगा इसका 4 टाइम्स, 4 गुना। जब आप 4 गुना की तैयारी करके जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन उसी में से आ रहे हैं, और आप 35 मार्क्स को बहुत अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। क्लियर है? तो आगे देखिए, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो गया क्लियर। आगे देखिए, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग आइगन्स प्रिंसिपल, इसको स्टार पॉइंट डालो, जरूर करके जाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है बच्चे, ये आपका फेवरेट है, मैं जानता हूं हर चैप्टर में आपका कुछ ना कुछ फेवरेट होता है। क्यों? क्योंकि वो एक बार में समझ में आ जाता है, और जो एक बार में नहीं समझ में आता उसी को आपने छोड़ा हुआ है। उसी में से ये आइगन प्रिंसिपल के थ्रू रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन है, तो इस पर तो काम करेंगे ही करेंगे आप। इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा आते हैं। जैसे फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ यानी मैक्सिमा की विड्थ, मिनिमा की विड्थ, जो आपको पता है बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फोकस करिएगा, उसकी डेरिवेशन भी फोकस करेंगे आप, और उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। 3-3, 4-4, 5-5 न्यूमेरिकल जरूर करके जाइएगा मेरे बच्चे। देखना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैक्सिमा की कंडीशन, मिनिमा की कंडीशन। क्लियर है? फ्रिंज विड्थ ये बिल्कुल याद रखना। और अब जो आता है जिस पर मैं पेन चलाने जा रहा हूं, कोहेरेंट सोर्सेस, ये बोर्ड का इतना फेवरेट है कि 1 मार्कर क्वेश्चन में पीछे पूछा जाता है। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंसी, एंड व्हेन सोर्सेस कैन बी सेड टू बी कोहेरेंट। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग। ठीक है बेटे? थोड़ा सा मैं जानता हूं कि मैं डिटेल में जा रहा हूं, लेकिन मैं बच्चों को समझाने आया हूं, तो धीरे धीरे ही समझाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है मुझे। तो कोहेरेंट सोर्सेस आप याद रखिएगा। क्लियर है? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का पैटर्न जो होता है उसको ध्यान में रख के जाइएगा। डिफ्रैक्शन पर आ जाए आप लोग, आपको पता है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। जिस पॉइंट पर, जिस कंडीशन पर हमें इंटरफेरेंस का मैक्सिमा मिलता है, उसी पॉइंट पर डिफ्रैक्शन का मिनिमा मिलता है। ठीक है? इंटरफेरेंस की जो इंटेंसिटी होती है बेटा, वो कांस्टेंट होती, ना घटती है ना बढ़ती है। लेकिन आपने देखा होगा डिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है, मतलब डिक्रीज होती रहती है, बढ़ने का तो चांस ही नहीं है। ये इनके अंदर डिफरेंसेस पढ़ के जाइएगा, न्यूमेरिकल आने के चांस फिर कहूंगा ज्यादा है। आगे बढ़ता हूं मैं, यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। 17 मार्क्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं। अब आने वाले हैं खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, ऐसे छोटे
छोटे छोटे चैप्टर और ऐसे चैप्टर जो एक एक बार में समझ में आते हैं, मोस्टली आप लोगों ने कर रखा होगा उन चैप्टर्स को। डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जब इस चैप्टर को आप पढ़ रहे होगे तो इसमें आपने जो सबसे ज्यादा और एक बार में समझ में आया होगा वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके ऊपर आइंस्टाइन की थ्योरी बिल्कुल याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है मोमेंटम के साथ, वो याद रखिएगा। वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, वो याद रखिएगा। और आइंस्टाइन की जो थ्योरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो बिल्कुल याद होना चाहिए। इक्वेशन मैं यहाँ पर स्टार मार्क लगाता हूँ, ये इस बार आने वाला है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आपको फिर बता चुका हूँ, 4 गुना बता रहा हूँ, है ना। तो ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है बेटे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैटर वेव्स, जिसमें डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट आता है। डी ब्रोग का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से करके जाएंगे, जहां वेवलेंथ आप लोग निकालेंगे, क्लियर है। न्यूमेरिकल आएगा यहां से, और एक फोटो इलेक्ट्रिक वेव थ्योरी। दूसरा एक कंपैरिजन आप लिख लीजिए जो इसमें नहीं दिख रहा है मुझे, वो है फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। क्लासिकल वेव थ्योरी फेल क्यों हुई थी। एक और लिखिए फोटोन, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का जो हीरो है वो फोटोन है, पता है आपको। फोटोन के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है बेटा। तो फोटोन का नेचर और फोटोन की प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल पढ़ के जानी है। 4-5 प्रॉपर्टीज इनलिस्ट कर लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इससे याद करके जाने हैं। तो अब ये जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर में, और उसके बाद अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और सर नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। इन तीनों की लिमिटेशंस जरूर पढ़ के जाइएगा। लिमिटेशंस, पॉइंट टू बी नोटेड, लिमिटेशंस। आपको थ्योरी तो पढ़नी ही है, मॉडल तो पढ़ना ही है, लेकिन लिमिटेशंस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एनर्जी लेवल डायग्राम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें आप लोग पढ़ते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस पढ़ते हो, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है कि En जो होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। याद करिएगा, जैसे जैसे लेवल बदलता रहता है ना। लाइमन, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, 5 सीरीज हम लोग पढ़ते हैं। वो पांचों सीरीज अच्छे से याद होनी चाहिए, जिसमें आप N1, 1, 2, 3, 4 और 5 तक हम लोग जाते हैं, है ना। लाइमन, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट और पी, ठीक है। तो ये सब आपका ये हो गया एटम का हिस्सा, क्लियर है। अब देखना बच्चे न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियस में क्या है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई, जिसमें आपको पता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, क्या साइज होता है और साइज पर क्या फर्क पड़ता है एटॉमिक नंबर का, रेडियस। ये जो न्यूक्लियस है उसके रेडियस का क्या रिलेशन है एटॉमिक नंबर के साथ, A⁴ आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ होगा, क्लियर है। तो ये न्यूमेरिकल के भी काम आ जाता है बेटे, और थ्योरी में भी ये पूछ लिया जाता है। आगे देखिएगा आप, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन, एनर्जी रेडी, मास एनर्जी रिलेशन, जिसको E mc² बोलते हैं, यहां बल्कि डेल्टा m लिखिएगा। डेल्टा m यानी कि मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा, बाइंडिंग एनर्जी है नहीं सिलेबस में। तो मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर फ्यूजन को ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल भी इसके लिमिटेड ही हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डीके एक बार देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वहां से भी। और हालांकि इस बार प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन आप देख के जाइए, है ना। सोडी, फजान आपने जो पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, ये आपको मैं बता दूं आपने केमिस्ट्री में सब पढ़ रखा है। फिजिक्स में तो कॉम्प्लीमेंट्री है, फिजिक्स में कॉम्प्लीमेंट्री है बेटे, तो इसको बड़े अच्छे से देख के जाएंगे आप लोग। और लास्ट चैप्टर जो हमारा है वो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर, जिसकी वजह से आज हमारे पास एलईडीज हैं, एलसीडीज हैं, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, ये सारी चीजें जो हम यूज कर पा रहे हैं, आपको पता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की वजह से ही है। और सेमीकंडक्टर में आपके सिलेबस का जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है बच्चे, वो है
पहला क्या पढ़ेंगे आप, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पी टाइप एन टाइप क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, डोपिंग का लेवल क्या होता है उनमें, और कौन कौन से डोपेंट, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, यानी प्योर और इम्प्योर। दूसरा लेवल पे डिफरेंसेस बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स। एग्जांपल के लिए जैसे पीएन टाइप सेमीकंडक्टर आप लोग पढ़ते हैं, पीएन टाइप जिसका सिंबल आप इस तरह से कुछ बनाते हैं, ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें ये तो पी है, पी टाइप, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इसकी वर्किंग को अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे, है ना, लाइक फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में ये कैसे काम करता है बच्चे, उसको जरूर देख के जाएंगे। आईवी कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं, या वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी आप उसको बोल सकते हैं। क्लियर है? वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बाद डायोड आता है एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आपने पढ़ा है ना, आपके सभी के घरों में रेक्टिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज की लाइफ में रेक्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर में भी एनर्जी जो स्टोर होती है वो डीसी के फॉर्म में स्टोर होती है। बैटरी है ना, तो वो केमिकल एनर्जी स्टोर करेगी, चार्जेस के फॉर्म में स्टोर करेगी, तो वहां पे भी रेक्टिफायर का बहुत ज्यादा यूज है। तो डायोड जो है ना एज अ रेक्टिफायर, जिसमें दो हिस्से आते हैं बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव और फुल वेव दोनों को अच्छे से उनकी वर्किंग कैसे काम करते हैं और उसका फिल्टर सर्किट जरूर पढ़ के जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे चाय बनने के बाद उसको फिल्टर करके ही पीते हैं, बिना फिल्टर के डायरेक्ट कोई भी कंज्यूम नहीं करता। तो रेक्टिफायर कर दिया, रेक्टिफिकेशन के बाद अगर फिल्टर नहीं किया तो यूज नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। स्पेशल पर्पस डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें एलईडी आता है, फोटो डायोड और सोलर सेल, इनकी वर्किंग आप जब देख लेंगे, बहुत सिंपल वर्किंग है बेटे। वीआई कैरेक्टरिस्टिक जब आप समझ रहे होगे ना, जिसमें आप रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, डिप्लीशन लेयर की विड्थ के बारे में चर्चा करोगे, आप पढ़ोगे, तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे काम करता है। और पीएन जंक्शन डायोड करने के बाद मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग लिमिटेड चैप्टर्स के साथ, लिमिटेड टॉपिक के साथ मैक्सिमम गेन करने के लिए जाओगे। हमें तो 35 के लिए जाना है सर। न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, हम थ्योरी भी करेंगे, एंड डेफिनेटली अपने ऊपर केवल तुम्हें भरोसा करने की जरूरत है दोस्त। तुमने अगर अपने ऊपर विश्वास किया ना, तो कल को पूरा समाज कहेगा कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पढ़ाया हुआ है। इस लास्ट टाइम में अपने ऊपर फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, और कॉपी में जो भी पढ़ो उसको मेडिटेट करो। 2 मिनट सोचो कि मैंने जो पढ़ा वो मेरे पास कितना रिटेन किया, फिर उसको लिख के देखो, मैच करो नोटबुक से या टेक्स्ट बुक से, और मैच करके देखो कि कितनी कमियां रह गई। दूसरी बार जब तुम लिखोगे तो तुम देखोगे कि यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स परफेक्शन। तो वो काम जरूर होना चाहिए, परफेक्शन की तरफ अप्रोच करना ही होगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच ध्रुव सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो बताए, साथ में शायद पूरे सिलेबस का रिवीजन भी करा दिया है ब्रीफ में। जी तो जी, और दूसरा ये स्टूडेंट्स के लिए है कि मैं ध्रुव सर का और पवन सर का फोन नंबर उनकी परमिशन से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपको क्लैरिफिकेशन लेना है, दोनों टीचर्स 24/7 अवेलेबल रहते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। Thank you so much, Dhruv sir, for your time and for your insights. I'm sure students, you are definitely going to get the benefit of it. Thank you, sir. Right, sir. I'm ending the meeting, sir. हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ध्रुव सर अपना और पवन सर का फोटो भेज दीजिएगा मेरे को, थंबनेल। हाँ मैम, आपको जी सर।